नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। संधि का भाग चल रहा था तो आपने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन। अब इसका अंतिम जो भाग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विसर्ग संधि पर है। विसर्ग संधि, ध्यान आपको ये रखना है कि विसर्ग संधि से हमको क्या सीखना है, इन संधियों का औचित्य क्या है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना कि विसर्ग संधि के शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास में आते हैं। हर संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है। विसर्ग संधि की परिभाषा लिखते हैं। विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिर क्या है, विसर्ग प्रायः उपसर्ग होते हैं अतः विसर्ग संधि से निर्मित शब्दों में अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अब जो परिभाषा यहाँ दी गई है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के आगे चाहे कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसका नाम क्या रखा गया, विसर्ग संधि कहा गया। अब एक स्पेशल बात आपको बता दी गई है कि विसर्ग प्रायः उपसर्ग होते हैं, यानी 100% तो ऐसा नहीं होता, अधिकतम ऐसा होता है। तो विसर्ग प्रायः उपसर्ग होते हैं अतः इनसे जिन शब्दों का निर्माण होता है उनमें अव्ययी भाव समास पाया जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है। अगर हम विच्छेद करें तो संधि का पता चले, विग्रह करें तो समास का पता चलता है। तो ये थी विसर्ग संधि की परिभाषा। अब इससे जुड़ी जो चीजें हैं उन सूत्र को देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी ऐसी क्या कंडीशन रहेगी, ऐसी क्या शर्तें रहेंगी जो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। जहां विसर्ग लगा होगा वो स्थान पर ओ बन जाएगा। तो देखिए, विसर्ग से पहले छोटा आ हो, विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए या कोई सघोष वर्ण आ जाए
अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इन चीजों को आपको नोट करना है। ये यानी विसर्ग से पहले छोटा आ हो। अब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या सघोष वर्ण, सघोष वर्ण जान रहे हैं, जो वर्णमाला पढ़ते हो तो शुरुआत की 2 लाइनें वर्ग व्यंजन की अघोष होती हैं और लास्ट की 3 लाइनों को सघोष कहते हैं। तो कोई सघोष वर्ण आ जाए या रा लावा हा हो, यहाँ चूंकि लिख दिया गया या रा लावा हा अलग से, लेकिन ध्यान दीजिएगा या रा लावा हा भी सघोष ही है। कोई सघोष व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब देखें कौन शब्द हैं इससे जुड़े हुए। देखिए जैसे तपह प्लस भूमि, विसर्ग के आगे क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तपोभूमि, पुरह प्लस हित, पुरोहित। मनः प्लस हर, मनोहर। मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। अधा प्लस गति, अधोगति। वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। रजः प्लस गुण, रजोगुण। तमः प्लस गुण, तमोगुण। सतः प्लस गुण, सतोगुण। यशः प्लस द, यशोदा। अब ये इसके उदाहरण दिए गए। अब देखिए कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, विगत वर्षों की परीक्षाओं में क्या पूछे गए। इसमें सबसे अधिक बार वयोवृद्ध के बारे में पूछा गया। वयः प्लस वृद्ध, वय माने होता उम्र, वृद्ध माने बुढ़ापा, बुढ़ापे की उम्र। इस प्रकार 3 ये पॉइंट ज्यादा पूछे गए, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। 3 गुण मानव शरीर में होते हैं। ये गुण राजाओं में होता है, ये सन्यासियों, ये राक्षसों में होता है, और ये गुण सन्यासी में होता है। यशा, यश को देने वाली, यशोदा माता यशोदा जी हैं। और एक शब्द इसमें से ज्यादा आता है, पुरः प्लस हित, पुरोहित। पुर माने नगर और हित माने हित। पूरे नगर का जो हित चाहे
उसे पुरोहित कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति पूरे नगर का, पूरे समाज का हित चाहता है उसे पुरोहित कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको इसमें से दिए गए। अब देखते हैं विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर विसर्ग से कोई व्यंजन बनेगा वो आधा ही बनेगा। कुछ छोटी छोटी बातों पर नजर अवश्य रखनी है। अगर आ ई ए ओ बने वो तो स्वर है, स्वर कोई आधा पूरा होता नहीं, स्वर तो स्वर है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित भी होते हैं, स्वर सहित भी होते हैं। जैसे अगर हमने ये का लिखा, ये स्वर रहित है, और ये का लिखा, ये स्वर सहित है, तो इसको हम आधा अक्षर कहते हैं। ये आधा अक्षर है और इसको हम पूरा अक्षर कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यंजन बनता है तो नीचे हलंत अवश्य लगा होगा। यानी विसर्ग संधि के माध्यम से यदि विसर्ग किसी अक्षर में बदल जाए, किसी व्यंजन में बदल जाए, तो व्यंजन सदैव आधा व्यंजन ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसके आगे स्वर है तो वो पूरा हो जाएगा, और नहीं स्वर है तो कोई बात नहीं। अब विसर्ग का रा हो जाता है। देखिएगा, विसर्ग से पहले छोटा आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में कोई स्वर या सघोष वर्ण अथवा यारा लावा हा आए तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में यारा लावा हा आए तो विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपने क्या देखा, सेम यही है। अगर विसर्ग से पहले छोटा हो, बाद में स्वर सघोष वर्ण यारा लावा हा, तो विसर्ग का ओ हो सकता है। लेकिन आ को अगर हटा दिया जाए, आ को हटा दिया जाए तो क्या आपका बन जाएगा, तो विसर्ग का रा हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस यही केवल चेंज किया गया। देखते हैं कुछ इसके उदाहरण। निह प्लस बल, विसर्ग का रा हो जाएगा, रा आधा रहेगा। जो बाकी देखिए, इस विसर्ग से बनेगा र, और र है आधा, आगे कोई स्वर है नहीं, रा कहाँ जाएगा, इसके ऊपर लगेगा। शब्द क्या बनेगा, निर्बल। शब्द बनेगा निर्बल। फिर आता है दुह प्लस बल, शब्द क्या बनेगा, दुर्बल। बही प्लस मुख, शब्द बनेगा बहिर्मुख। पुनः प्लस जन्म, शब्द बनेगा पुनर्जन्म। अब देखिए, महत्वपूर्ण शब्द इसमें आता है आशी प्लस वाद। अक्सर गलती इसमें होती है कि आशीर्वाद लिखा कैसे जाएगा। आशीर्वाद में विसर्ग संधि है, कैसे लिखेंगे, तो बहुत से लोग सापे ही रा लगा देते हैं। जब यहाँ है कि इसके रा बनेगा, रा आगे जाएगा, तो रा आगे जाएगा, वा पे लगना चाहिए, और शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। इस चीज को समझ लीजिएगा, आशीर्वाद ही सही लिखा जाएगा। वा के ऊपर रा लगता है, ना कि सा पे रा लगता है।
फिर आता है आपका निह प्लस आमिष। आमिष माने मांस होता है, शब्द बनेगा निरामिष। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी होता है उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांसाहारी होता है उसे सामिष कहते हैं। अब आप कहेंगे रा कैसे पूरा हो गया, यहाँ बड़ा आ था तो यहाँ से इसके संयोग से बना रा, इसके आगे क्या आ गया बड़ा आ, तो क्या बन गया ये रा, निरामिष। अब अगर शब्द आ जाए निह प्लस जन, शब्द बने जाएगा निह प्लस जन, शब्द हो जाएगा निर्जन। तो ध्यान रखिएगा कहाँ क्या आपको रखना है ध्यान। इसमें देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। एक है पुनर्जन्म। कई बार पूछा गया कि पुनर्जन्म में कौन संधि है। पुनर्जन्म में विसर्ग संधि है, पुनः प्लस जन्म होता है। और ध्यान रखेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद इसकी वर्तनी क्या है, कैसे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कैसा लिखा जाएगा। इसके बाद आता है विसर्ग का श हो जाता है। अभी आपको बताया था कि विसर्ग से जिस भी व्यंजन का निर्माण होगा उसके नीचे हलंत अवश्य लगेगा, यानी आधा अक्षर ही बनेगा। इसमें क्या विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च या छ आए तो विसर्ग की जगह श हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले किसी भी प्रकार का कोई स्वर आए और उसके बाद में च आ जाए, छ आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। इससे भी जुड़े उदाहरण आपको दिखा देते हैं। निह प्लस चय, शब्द बन जाएगा निश्चय। निह प्लस चिंत, शब्द होगा निश्चिंत। निह प्लस छल, शब्द बनेगा निश्चल। दुह प्लस चिंत, शब्द हो जाएगा दुश्चिंत। हरि प्लस चंद्र, शब्द हो जाएगा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर आ जाए, वैसे मुख्य रूप से छोटी ई और छोटा ऊ आता है, वैसे कोई और भी स्वर आ जाता है। और बाद में अगर च और छा हो तो विसर्ग के स्थान पे सा बन जाता है। तीनों ही सा यहाँ दिखाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा सा बनता है। विसर्ग का स, ये षटकोण वाला, विसर्ग का स हो जाता है। पहले वो सा बन रहा था, अब ये सा बन रहा था। कौन सी ऐसी शर्तें हैं जब विसर्ग के स्थान पे इस स का
निर्माण होगा। तो देखते हैं, इसको भी परिभाषित करें। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको व्यंजन बताएं तो क्या होता है? पहले का वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, ये वर्ग होते हैं। पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। का वर्ग का के आगे क्या आएगा? खा, चा के बाद छा, टा के बाद ठा, ता के बाद था और पा के बाद फा आता है। इसका एक नियम सिद्धांत है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें ये पहली लाइन आती है, पहली लाइन का थी और का के बाद आया था ख। अब देखिए, इसमें ये पहली लाइन आती है, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी लाइन आती है, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरी लाइन आती है। ये यहाँ नियम है। यानी ये पहली लाइन आ गई, फिर ये तीसरी लाइन आ गई, फिर ये पांचवी लाइन आ गई, तो विसर्ग का स हो जाता है। इससे जुड़े कौन कौन से शब्द होंगे उन पे ध्यान दीजिएगा। निह प्लस कपट, निष्कपट। निह प्लस पक्ष, निष्पक्ष। निह प्लस ठोर, शब्द बनेगा निष्ठुर। नि प्लस पाप, निष्पाप। ऐसे बन जाता है नि प्लस पक्ष, ये आ चुका है निष्पक्ष। धनु प्लस टंकार, जो धनुष की डोरी होती है, धनुष की डोरी को क्या कहते हैं? नीचे डोरी इस पे बाण चढ़ाया जाता है तो धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं। तो पहले योद्धा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो धनुष के पे बिना बाण चढ़ाए उसकी डोरी को खींचते थे और छोड़ देते थे। उससे जो वेव, जो तरंग, जो ध्वनि, जो आवाज आती थी उसे धनुष टंकार कहते भी कई बार पूछा गया है। निह प्लस कंटक, निष्कंटक। निह प्लस फल, निष्फल। यहां ध्यान रखिएगा, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार को छोड़कर शेष सभी शब्दों में अव्ययीभाव समास है। धनुष टंकार में तत्पुरुष समास है।
प्रत्येक, तो क्या आपको बार बार जो चीजें समझाई जाती क्या याद रखना है? संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है, वे शब्द तत्सम भी होते हैं, और प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके आगे। विसर्ग का स हो जाता है। यानी कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो विसर्ग के स्थान पे स बन जाएगा? यानी तीनों ही प्रकार के जो स का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में है वो तीनों यहाँ दिखाए गए। तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में ता आए तो विसर्ग का स हो जाता है। इसके शब्द कौन कौन से हैं? सबसे अधिक बार पूछा गया निह प्लस तेज, निस्तेज। नमः प्लस ते, नमस्ते। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। एक यहाँ पर और चीजें आपको देखनी, वो कई बार व्यंजन संध में आ जाती हैं। जैसे पूछा गया उत प्लस थान से जो शब्द बनता है वो उत्थान होता है। ये कुछ अलग के भी नियम हैं, इन पर भी ध्यान रखना है। तो विसर्ग संधि में जिन सा की चर्चा की जा रही थी वो तीनों सा किस प्रकार से बदले, क्या उनके रूप रहे, ये तीनों बातें आपको बताई गई। इसके बाद का जो फार्मूला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं वो क्या है। वो है विसर्ग समाप्त हो जाता है। यानी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे विसर्ग से कोई न कोई नया अक्षर बन रहा था, नया वर्ण बन रहा था। लेकिन अब विसर्ग कुछ भी नहीं बनेगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग समाप्त होता है तो उससे क्या शब्द पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शब्द कौन सा बनेगा, संधि किस प्रकार की कहलाएगी, तो वो चीज देखते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में र आए। अब ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से रा बने तो रा बनता है, लेकिन विसर्ग के आगे रा खुद आ जाए तो फिर कोई नया अक्षर नहीं बनता। फिर से ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से यानी इस विसर्ग का रा हो जाता है अलग बात है, लेकिन विसर्ग के आगे खुद रा है, ये कंडीशन अलग है। तो अगर विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और विसर्ग का जो पूर्व स्वर है, विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ये देखिएगा क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद रा आ जाए तो विसर्ग तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके जो पूर्व स्वर है
वो दीर्घ हो जाता है, बस ये नजर रखना। और ये गलती बच्चे करते हैं, ये गलतियां परीक्षा में होती हैं, इसलिए आपको बार बार सचेत किया जा रहा है या बार बार वो चीजें समझाई जा रही हैं। अब क्या दीर्घ हो जाता, मान लेते जो स्वर है ये अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, अगर ये छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, अगर ये छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो विसर्ग से कुछ बनेगा तो नहीं, लेकिन उससे पहले का स्वर दीर्घ कर दिया जाएगा, यानी परिवर्तन तो होगा। संधि में परिवर्तन अपरिहार्य है, अन्यथा वो संधि नहीं मानी जाएगी। शब्द देखते हैं और जहां गलती होगी उस पर नजर रखेंगे। जैसे अगर हमने लिखा निह प्लस रोग, कैसे शब्द बनेगा? अगर लिख दिया जाए निह प्लस रोग और आपसे कहा जाए इसकी संधि करो, शब्द कौन सा बनाएंगे? अक्सर गलती होती है, तो क्या ध्यान रखेंगे? सभी संधि युक्त शब्द शुद्ध वर्तनी के माने जाते हैं। तो रा यानी विसर्ग समाप्त हो जाएगा। अब विसर्ग के जो पहले का स्वर है यानी छोटी है से बड़ी बन जाएगी, तो शब्द क्या बनेगा? निरोग। शुद्ध शब्द निरोग होता है, ना कि निरोग होता है। शब्द आएगा निह प्लस रज, क्या बन जाएगा? नीरज। निह प्लस रद, नीरद। नी प्लस रव, नीरव। दुह प्लस राज, शब्द क्या बनेगा? दूराज। निह प्लस रस, नीरस। इनमें किन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखना है? एक तो निरोग कैसे लिखा जाता है ये देखना है। ना में बड़ी की मात्रा लगती है, ना कि छोटी की मात्रा। कहीं अगर हम देखते हैं ये इस तरीके से लिखा है निरोग, तो ये गलत माना जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये स्पेलिंग इसकी सही है। नीरज एक अनेकार्थी शब्द है। अगर ये नीर प्लस जा होता तो नीरज माने कमल होता है, लेकिन नीह प्लस जा है, इस प्रकार नीरज माने स्वच्छ होता है। ऐसे निह प्लस रद नहीं है, रद वैसे नीरज माने बादल होता है, यहाँ पर नीरज माने स्वच्छ हो जाएगा और नीरव सन्नाटा ध्वनि रहित। और यहाँ पर ये गलती होने की संभावना है कि शब्द दुराज होता है या दूराज, तो दुराज नहीं होता है, दूराज होता है। दा में बड़ा मात्रा लगाई जाती है। यानी जिन शब्दों की संधियां हो रही हैं सभी संधि युक्त शब्दों की ही वर्तनी शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। तो इस प्रकार विसर्ग संधियों के अंतर्गत जितनी चीजें हो रही थी उन सब परिवर्तनों को बताया गया। साथ ही साथ इस संधि के अंतिम भाग पर जहां गलती की संभावना है वो शब्द फिर हम आपको यहाँ लिख देते हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर शब्द उज्ज्वल है, ये शुद्ध शब्द होता है, अगर इसका विच्छेद करने को दिया जाए तो उत प्लस ज्वल माना जाएगा। इसी प्रकार शब्द आशीर्वाद होता है, वह पैरा लगता है, अगर संधि करने को दिया जाए विच्छेद तो आशी प्लस वाद हो जाता है। इसी प्रकार शब्द आपका जो परांत होता है, ना कि तदोपरांत, संधि दे दी जाए तत् प्लस उपरांत रहता है।
इसी प्रकार अभय प्लस अरण्य होता है, शब्द अभयारण्य बनता है, ना कि अभयारण्य। इसी प्रकार राम प्लस आयन है, ना कि आयन होता है, और शब्द ये रामायण बनता है। इसी प्रकार नार प्लस आयन होता है, और ये शब्द नारायण बनता है। और लास्ट में आपको बता रहे हैं कि मिष्ट मिष्ट प्लस अन्न होता है, और शब्द मिष्टान्न बनता है। मिष्ट प्लस अन्न शब्द बनता है मिष्टान्न। अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, इसको गलत लिखने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि किसी भी दुकान पर मिष्टान्न नहीं लिखा होता है, मिष्ठान लिखा होता है। वो मिष्ठान शब्द तद्भव है, वो शब्द गलत है, गलत तो नहीं कह सकते हैं, इसको कहा जाएगा तद्भव शब्द है, शुद्ध बर्तनी नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने उज्ज्वल ऐसे लिख दिया तो इसकी बर्तनी शुद्ध नहीं है। आशीर्वाद में आपने सा पे रा लगा दिया, ये भी बर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तदपरांत की जगह तदोपरांत लिख दिया, ये भी बर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। अभयारण्य की जगह अभयारण्य लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। और इसका विच्छेद आपने ये यहाँ पर आयन कर देंगे आप, ये गलत हो जाएगा, आयन होता है। तो इन पर फिर ध्यान रखेंगे। ये जितने भी यहाँ राउंड में लिखे हैं, इनकी बर्तनी कैसी है, अशुद्ध। अब जो इधर लिखे हैं, इनकी बर्तनी कैसी है, शुद्ध। सभी संधि युक्त शब्दों की बर्तनी शुद्ध बर्तनी होती है। तो इस प्रकार संधि का भाग यहीं पर संपन्न होता है। संपूर्ण संधियों के बारे में विस्तार से अति महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आपको बताया गया। अब अगली क्लास में अगले किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।